So, my first question to you is that do extraction causes a weakening of the eyesight? Absolutely not. That is, in fact, the most interesting myth which has been spread around for longest time. So basically, we have different set of nerves which supply the eyes and which supplies the teeth. तो हमारे ये दो अलग सेट ऑफ नर्व्स हैं. तो ऐसा नहीं होता कि अगर हमें दांत निकालना पड़े किसी रीजन की वजह से तो हमारी आंखें डैमेज हो जाएंगी या हमारी विजन जो है ब्लर हो जाएगी. सो नो, दैट्स अ मिथ फॉर मी एंड एवरीबॉडी एल्स. Okay. So second question is that many patients complain कि after scaling they say कि we are having a lot of sensitivity. So is there something wrong in it? There's nothing wrong with it. Well, the deposits जो होते हैं हमारे वो इतने लंबे समय से दांत और मसूड़े के बीच में जमे हुए होते हैं ना कि हमारे मसूड़े ढीले हो जाते हैं. अब जब हम गंदगी को हटाते हैं they need to heal. Meanwhile ये कह सकते हैं up to 24 hours या 48 hours sensitivity experience होती है, वो खुद ही रिजॉल्व हो जाती है. So scaling is a must and sensitivity scaling के बाद it's quite common and it get resolved. So कुछ भी वरी करने का नहीं है. अगर आपकी स्केलिंग हुई है और आपको थोड़ी सी सेंसिटिविटी हो रही है, that is quite normal. Okay. So my third question to you is that is it very important that we should, after every root canal, patient should go for capping or the crown prosthesis? Actually, it is absolutely important. It is very important क्योंकि the tooth has already been compromised. जो दांत हमने जब रूट कनाल ट्रीटमेंट किया है, पहले तो उसमें ऑलरेडी इन्फेक्शन था, इस वजह से हमें रूट कनाल ट्रीटमेंट करना पड़ा और वो कॉम्प्रोमाइज़ भी हो चुका है. तो हमें क्राउन करना ही करना है, वरना हम फ्रैक्चर्स हमें हो सकते हैं, दोबारा से डीके हो सकता है. जो हमारा माइक्रोबायोम है टूथ का, ओरल कैविटी का, वो उस टूथ को भी अफेक्ट कर सकता है. सो यस, अगर आप रूट कनाल करा रहे हैं तो आपको कैप कराना ही है. दैट इज़ अ कंप्लीट ट्रीटमेंट. अगर हम क्राउन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ रूट कनाल कर रहे हैं, वो ट्रीटमेंट को मैं इनकम्प्लीट कंसीडर करूँगी. Okay. So many patients say कि when we go for scaling, after that our tooth become mobile, हिलने लग जाते हैं दांत. मतलब दांत पहले तो ठीक थे मेरे और उसके बाद अब हिलने लग गए. So what's the science behind this? एक्चुअली ये भी काफ़ी आम धारणा है. चीज़ ये होती है कि डिपॉजिट्स जो हमारी गंदगी है उसने जम के एक मोटी सी परत की शक्ल ले ली है. तो जब हम वो मोटी सी परत हटाएंगे तो हमारे जो ऑलरेडी मसूड़े और हड्डी नीचे जा चुकी थी यानी गल चुके थे, तो ऐसा हमें लगता है कि दांत मसूड़े को बेसिकली गंदगी ने पकड़ के रखा हुआ है. तो जब हम गंदगी हटाते हैं तो कई बार ढीला महसूस होता है, कई बार ये एक हद तक क्योर भी हो जाते हैं, कई बार हमें रूट कनाल ट्रीटमेंट करना होता है. और अगर ऐसा हुआ कि जो बोन है वहाँ की वो टोटली रिसेस कर चुकी है, प्रेजेंट ही नहीं है, मसूड़े जा चुके हैं, तो हमें कई बार वो दांत को रिमूव भी करना पड़ता है. तो दांत पहले से ही एक्चुअली ढीले थे, आपने सिर्फ वहाँ से इन्फेक्शन रिमूव किया है. Okay. Do dental crowns last forever? That's a tricky question actually. Dental crowns are considered as permanent solution, right? A permanent treatment. Anything, कुछ भी जो ऐसा हम permanent कहते हैं, तो permanent का मतलब ये नहीं है कि वो पूरा जीवन साथ रहेगा और जीवन के बाद भी साथ रहेगा. परमानेंट का मतलब ये होता है कि वो लंबे समय तक आपको इफेक्टिव रहेगा. तो जो क्राउन्स होते हैं इसीलिए हम उन्हें परमानेंट सोल्यूशन कहते हैं. तो दे समटाइम्स परफॉर्म एक्स्ट्राऑर्डिनरी. कई बार वो एक्चुअली तावर साथ दे देते हैं और कई बार नहीं दे पाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी क्लीनलीनेस कैसी रही या ऐसा तो नहीं है किसी और डिजीज़ ने इंटरफेयर कर दिया. तो यस, क्राउन्स जो होते हैं वो परमानेंट होते हैं, बट दिस परमानेंट रेफर्स टू अ वेरी लॉन्ग अमाउंट ऑफ टाइम. Okay. Many times patients are there, बोलते हैं मेरे दांतों में कीड़ा लग गया है. हाँ जी. क्या आप कोई दवाई दे दीजिए इसे रोकने के लिए? So is there any medications for tooth decay? अगर हम डेंटल साइंसेज में घुसेंगे तो सबसे पहली सेंटेंस यही कहती है कि केरीज जो है वो इरिवर्सिबल है. Yes. यानी वो वापस नहीं आ पा सकते. जो स्ट्रक्चर हमारा डैमेज हो चुका है वो डैमेज हो चुका है, तो हमें हमेशा रिप्लेसमेंट ढूंढना है. मेडिसिन और कैविटीज़ का कोई रिलेशन नहीं है. दवाइयों से दांत के कीड़े कभी नहीं
मरेंगे ना वो वापस दांत उगा पाएंगे, है ना। Many patients come, they say कि मैं तो प्रॉपर ओरल हाइजीन मेंटेन करता हूँ या करती हूँ, आई ब्रश ट्वाइस, आई डू एवरीथिंग, बट स्टिल आई हैव दिस कंप्लेन ऑफ बैड ब्रेथ, मेरे मुंह से गंदी बदबू आती है, तो इसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं? बैड ब्रेथ होने के कई सारे कारण होते हैं, इनफैक्ट उसमें से कुछ तो ओरल होते हैं, कुछ सिस्टमिक भी होते हैं। बहुत सारे मरीज ऐसे होते हैं जिनको लिवर और किडनी की प्रॉब्लम्स हैं, तो उन मरीजों को काफ़ी हैलिटोसिस, फिश लाइक ब्रेथ जैसा कहा गया है कि उनमें हम ऑब्जर्व करते हैं। दूसरी चीज़ हुई ओरल, यानी कि मुंह के रीजंस की वजह से। टंग सबसे बड़ा कल्प्रिट है। इसके अलावा अगर आपको पेरियोडोंटल प्रॉब्लम्स है, यानी कि मसूड़े और जड़ों में आपकी गंदगी डिपॉजिट्स है, तो आपको बहुत हद तक हैलिटोसिस महसूस होगा जब भी आप सुबह उठेंगे। Okay. The next question is that many patients are there, they say कि मेरे दांत टेढ़े मेढ़े हैं या अलाइन नहीं है या थोड़े ब्रेकेज है उसमें, तो क्या इसका इलाज ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट से हो सकता है या उन्हें ज़रूरत है ऑर्थो ट्रीटमेंट से ही करवाने की ज़रूरत है? जी हाँ, अगर हम वैसे तो हम क्राउन्स भी करके कर सकते हैं, बट अगर आपके अपने दांत हेल्दी हैं तो हमें बेवजह उन्हें क्यों शेव करना है। तो मैं आई स्ट्रांगली रेकमेंड ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट। एक तो हम ऑर्थोडोंटिक के ट्रीटमेंट वायर्स और ब्रेसेस से भी करते हैं, दूसरी चीज़ है कमाल की, वो है क्लियर अलाइनर्स। क्लियर अलाइनर सबसे फास्टेस्ट तरीका है और कुछ बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं जैसे कि इनविजिलाइन, तो ये एक ट्रस्टेड तरीका है दांत सीधे करने के, बिना किसी हैसल के, बिना किसी वायर के, बिना चोट लगे हुए मुंह में, मसूड़ों के छीलने के, बिना पेन के भी कह सकते हैं। तो यस, क्लियर अलाइनर्स एंड ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट विद ब्रैकेट्स। Can mouth breathing affect the oral health of any individual? एब्सोल्युटली, एक्चुअली जब हम रात में सो रहे होते हैं तो माउथ ब्रीदर्स की एक हैबिट होती है कि नींद में हम कई बार खुला मुंह करके सो जाते हैं, तो मुंह से सांस ले रहे हैं, हवा भी जा रही है अंदर, मुंह ड्राई हो जाता है, ऐसे में कैविटीज होने का खतरा कई ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ओरल माउथ ब्रीदिंग से एक तो ये है कि आपके जो आर्च है अपर वो नैरो हो जाएगी और आपके दांत आगे की तरफ उठने लगेंगे, वो पहली प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम है कि हैलिटोसिस यानी कि बैड ब्रेथ की शिकायत रहेगी। तीसरी चीज़ है कि कैविटीज़ बहुत देखने को मिलते हैं ऐसे पेशेंट्स में। Okay. Nowadays there is a trend about teeth whitening and the celebrity smile like. Yes. So many a times there are many brands who are promoting bleaching at home. So how much it is safe and how an individual should proceed with such kind of treatments? ऑलराइट, वेल ब्लीचिंग दो तरीके से होती है ना, एक जो हम डेंटिस्ट के यहाँ डेंटल ऑफिस में कहते हैं और करते हैं, और एक जो हम घर पे भी कर सकते हैं। सेल्फ अप्लाइंग ट्रेज आती हैं, तो उसमें हम अपना जो ब्लीच है यानी कि जो केमिकल है वो लोड करते हैं और कुछ घंटों के लिए पहनकर सोते हैं, अपना डे टू डे काम करते हैं। तो अगर आपका पेशेंट सक्षम है ये समझने में, वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स फॉलो कर सकते हैं। उन पेशेंट्स के लिए हम एट होम ब्लीच भी रेकमेंड कर सकते हैं, वरना डेंटल ऑफिस इज द सेफेस्ट प्लेस टू प्रैक्टिस। सो आई रेकमेंड ब्लीचिंग यानी कि टीथ वाइटनिंग एट डेंटल ऑफिस। Okay. Thank you so much. थैंक यू।